नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 11th भारतीय अर्थव्यवस्था चैप्टर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, योजना की परिभाषा दीजिए। उत्तर, योजना इनकी व्याख्या करती है कि देश के संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, भारत ने योजना को क्यों चुना। उत्तर, अंग्रेजों ने भारत को विभाजन की समस्याओं के साथ एक स्थिर और खोखली अर्थव्यवस्था के रूप में छोड़ दिया। इसने एक सर्वांगीण विकास योजना का आह्वान किया। यदि सरकार ने अर्थव्यवस्था को निजी हाथों में छोड़ दिया होता तो उन्होंने बड़े पैमानों पर उपस्थित गरीबी, बेरोजगारी की और न्यूनतम ध्यान दिया होता, जिससे देश के एक प्रमुख खंड को कष्टों का सामना करना पड़ता। हमें एक बड़े स्तर की योजना के साथ एक एकीकृत प्रयास की जरूरत थी, जो सरकार केवल आर्थिक योजना प्रणाली द्वारा ही कर सकती थी। इसलिए भारत ने योजना को चुना। प्रश्न नंबर 3, योजनाओं के लक्ष्य क्या होने चाहिए। उत्तर, कोई भी योजना बिना विशिष्ट और सामान्य लक्ष्यों के बनाना पूर्णतः अर्थहीन है। हर योजना में विशिष्टता के साथ कुछ लक्ष्य होना आवश्यक है। एक छात्र तक जब परीक्षा की तैयारी तक की योजना बनाता है तो उसकी कुछ भी विशिष्ट लक्ष्य होते हैं, जैसे कब तक एक विशेष विषय को समाप्त करना है। तो हम बिना विशिष्ट लक्ष्यों के राष्ट्रीय योजनाओं के बारे में कैसे सोच सकते हैं। निश्चित रूप से योजनाओं के लक्ष्य होना जरूरी है, जिन्हें सामान्य और विशिष्ट लक्ष्यों में वर्गीकृत किया जा सके। प्रश्न नंबर 4, उच्च पैदावार वाली किस्म HYV बीज क्या होते हैं। उत्तर, वे बीज जो पानी, उर्वरक, कीटनाशकों और अन्य सीमाती प्रदान किए जाने के आश्वासन उपरांत अधिक उत्पादन दे, उन्हें उच्च पैदावार वाली किस्म HYV के बीज कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5, विक्रय अधिशेष क्या है। उत्तर, किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश विक्रय अधिशेष कहलाता है। प्रश्न नंबर 6, कृषि क्षेत्र में लागू किए गए भूमि सुधार की आवश्यकता और उनके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। उत्तर, क, भारत में बिचौलियों की एक बड़ी सेना थी, जैसे जमींदार, महालावार, रेयत आदि, जो वास्तविक किसान से किराया वसूल करते थे और उनका एक हिस्सा भू राजस्व के रूप में सरकार के पास जमा करते थे। वे किसानों के साथ दासों जैसा व्यवहार करते थे। आवश्यकता, क, बिचौलियों के उन्मूलन का उपाय वास्तविक जोतक और किसान के बीच सीधा संबंध स्थापित करने के लिए किया गया। ख, बंजर भूमि, जंगल आदि राज्य सरकार को हस्तांतरित करने के लिए। ग, भूमि वितरण में समानता लाने के लिए। घ, किसानों को भूमि का मालिक बनाने के लिए। प्रकार, क, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, सरकार और किसान के बीच में सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया, ताकि किसानों के शोषण को दूर किया जा सके। इन बिचौलियों ने किसानों पर भारी शुल्क लगाए, परंतु सिंचाई सुविधाओं, भंडार सुविधाओं, ऋण सुविधाओं, विपणन सुविधाओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। ख, किराएदारी सुधार, यह निम्नलिखित से संबंधित थे। नंबर 1, किराया विनियमन। नंबर 2, कार्यकाल सुरक्षा। नंबर 3, किराएदारों के लिए स्वामित्व अधिकार। ग, अधिकतम भूमि सीमा अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति की कृषि भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई। कृषि के पुनर्गठन का संबंध। नंबर 1, भूमि के पुनः वितरण। नंबर 2, भूमि चकबंदी। नंबर 3, सहकारी खेती है। प्रश्न नंबर 7, हरित क्रांति क्या है, इसे क्यों लागू किया गया और इससे किसानों को क्या लाभ पहुंचा। संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। उत्तर,
यह एक रणनीति थी जो अक्टूबर 1965 में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। इसे अलग अलग नाम दिए गए, जैसे नई कृषि नीति, बीज, उर्वरक, पानी, उद्योगी। नई कृषि नीति अपनाने से पूर्व भारतीय कृषि की परिस्थितियाँ इस प्रकार थीं। क कृषि कम और अनियमित वृद्धि दर्शा रही थी। ख कृषि में चरम क्षेत्रीय असमानता तथा बढ़ती हुई वर्गीय असमानता थी। ग लगातार 2 वर्ष गंभीर सूखे की स्थिति थी। घ पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध चल रहा था। अंग अमेरिका ने भारत को PL 480 आयात करने से इनकार कर दिया। इस स्थिति को सुधारने के लिए हरित क्रांति को अपनाया गया था। भारत ने खाद्यान्न आपूर्ति जैसी महत्वपूर्ण मंद के लिए विदेशी मदद पर निर्भर न रहने का निर्णय किया। यही हरित क्रांति की उन्नति बना, जो एक जैव रासायनिक प्रौद्योगिकी थी जिसके द्वारा उत्पाद की वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके प्रति एकड़ उत्पादन को बढ़ाया जाना था। हरित क्रांति के लाभ। नंबर 1, आय में बढ़ोतरी, क्योंकि हरित क्रांति काफ़ी वर्षों तक गेहूं और चावल तक सीमित था, इसलिए इसका लाभ पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे गेहूं और चावल उत्पादक क्षेत्रों को हुआ। इन राज्यों में किसानों की आय तेजी से बढ़ी। हरित क्रांति इन राज्यों से गरीबी दूर करने में सफल रही। ख सामाजिक क्रांति पर प्रभाव। आर्थिक क्रांति के साथ एक सामाजिक क्रांति भी थी। इसने पुराने सामाजिक मान्यताओं और रीति रिवाजों को नष्ट कर दिया और लोग प्रौद्योगिकी, बीज और उर्वरकों के परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। खेती का पारंपरिक विधियां खेती की आधुनिक विधियों में परिवर्तित हो गई। रोजगार में वृद्धि। हरित क्रांति की वजह से जमीन के एक टुकड़े पर एक ही अधिक फसल उगाने की संभावना के साथ काफ़ी हद तक मौसमी बेरोजगारी की समस्या हल हो गई, क्योंकि इसमें कार्यशील हाथों की आवश्यकता पूरे वर्ष थी। इसके अतिरिक्त पैकेज आदानों के लिए बेहतर सिंचाई सुविधाओं की आवश्यकता थी। इससे भी रोजगार के अवसर बढ़े। प्रश्न नंबर 8, योजना उद्देश्य के रूप में समानता के साथ समृद्धि की व्याख्या कीजिए। उत्तर, समृद्धि और समानता दो संघर्षशील उद्देश्य हैं, अर्थात एक को पाने के लिए दूसरे का त्याग करना होगा। कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार आय की समानता समृद्धि में बाधक है, क्योंकि इससे काम करने की प्रेरणा में कमी आती है। इसके अतिरिक्त आय की समानता से देश का उपभोग स्तर बढ़ जाता है तथा बचत स्तर कम हो जाता है। उपभोग अधिक होगा तो बचत कम होगी। बचत कम होने से निवेश के लिए धन की कमी होगी, जिससे अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर में कमी आएगी। प्रश्न नंबर 9, क्या रोजगार सृजन की दृष्टि से योजना उद्देश्य के रूप में आधुनिकीकरण विरोधाभास पैदा करता है? व्याख्या कीजिए। उत्तर, उद्देश्यों में विरोधाभास का अर्थ है कि दो उद्देश्यों को एक साथ उपलब्ध नहीं कर सकते। एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें दूसरे का बलिदान करना होगा। आधुनिकीकरण और रोजगार। आधुनिकीकरण का अर्थ है उत्पादन की नवीनतम तकनीकों का प्रयोग करना। नई तकनीकें अधिकतर पूंजीगत होती है, अतः कम रोजगार उत्पन्न करती है। इसलिए यदि आधुनिकीकरण पर एक योजना लक्ष्य के रूप में बल दिया जाता है तो रोजगार सृजन कम हो पाएगा, परंतु यह केवल अल्पकाल में होगा। जैसे जैसे आधुनिकीकरण होगा, पूंजीगत वस्तु उद्योगों का विकास होगा और वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के रोजगार अवसर सृजित होंगे, परंतु जिस तरह की नौकरियों का सृजन होगा उनके अनुसार श्रम में कौशल होना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 10, भारत जैसे विकासशील देश के कुछ रूप में आत्मनिर्भर का पालन करना क्यों आवश्यक है? उत्तर, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत गरीब, गतिहीन और पिछड़ा हुआ था। खाद्यान्नों का भारी आयात किया जा रहा
था, इसलिए आत्मनिर्भर होना अति आवश्यक था। आत्मनिर्भर की विशेषताएं इस प्रकार हैं। क, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होना। ख, विदेशी मदद और आयातों पर निर्भर में कमी, जो तभी संभव है जब घरेलू उत्पादन में वृद्धि हो। ग, निर्यातों में वृद्धि। घ, सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग के योगदान में वृद्धि। प्रश्न नंबर 11, किसी अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक गठन क्या होता है? क्या यह आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था के जीडीपी में सेवा क्षेत्रक को सबसे अधिक योगदान करना चाहिए? टिप्पणी करें। उत्तर, एक अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रों के योगदान का अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक गठन कहा जाता है। यदि किसी अर्थव्यवस्था के जीडीपी में सेवा क्षेत्रक सबसे अधिक योगदान कर रहा है तो इसका अर्थ है कि हमारी अर्थव्यवस्था अधिक रूप से विकसित है। प्रश्न नंबर 12, योजना अवधि के दौरान औद्योगिक विकास में सर्वाधिक सार्वजनिक क्षेत्र को ही अग्रणी भूमिका क्यों सौंपी गई थी? उत्तर, सार्वजनिक क्षेत्र निम्नलिखित प्रकार से उद्योग के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। क, एक मजबूत औद्योगिक आधार बनाने के लिए। ख, बुनियादी ढांचों के विकास के लिए। ग, पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए। घ, बचत जुटाने और विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए। अंग, आर्थिक शक्ति की एकाग्रता को रोकने के लिए। च, आय और धन वितरण की समानता को बढ़ावा देने के लिए। छ, रोजगार प्राप्त करने के लिए। ज, आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देने के लिए। प्रश्न नंबर 13, इस कथन की व्याख्या करें। हरित क्रांति ने सरकार को खाद्यान्नों के प्रापण द्वारा विशाल सुरक्षित भंडार बनाने के योग्य बनाया ताकि वह कमी के समय उसका उपयोग कर सकें। उत्तर, हरित क्रांति नई कृषि तकनीक के उपयोग से कृषि उत्पादन और उत्पादकता में होने वाली भारी वृद्धि को संदर्भित करता है। इसके एक दुर्लभतापूर्ण अर्थव्यवस्था को बहुतायतपूर्ण अर्थव्यवस्था में बदल दिया। हरित क्रांति से उत्पादन तथा उत्पादकता में भारी परिवर्तन आया। हरित क्रांति ने लगातार उपस्थित खाद्यान्नों की कमी को दूर करने में मदद की। अधिक पैदावार वाली किस्मों का कार्यक्रम HYP केवल 5 फसलों अर्थात गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का तक ही प्रतिबंधित रहा। वाणिज्यिक फसलों को नई कृषि तकनीक के दायरे से बाहर रखा गया। गेहूं उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि देखने में आई। गेहूं का उत्पादन जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में 12.1 मिलियन टन था, वह 2006 में बढ़कर 79.8 मिलियन टन हो गया। इसी तरह चावल का उत्पादन 1968 से 1969 में 38.1 मिलियन टन से बढ़कर 2005-06 में 93.4 मिलियन टन हो गया। मोटे अनाजों का उत्पादन में 1968 से 1969 में 26.1 मिलियन टन से मात्र 33.9 मिलियन टन तक बढ़ा। प्रश्न नंबर 14, सहायकी किसानों को नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने को प्रोत्साहित तो करती है, पर उसका सरकारी वित्त पर भारी बोझ पड़ता है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर सहायकी की उपयोगी की चर्चा करें। उत्तर, अलग अलग अर्थशक्तियों के सहायकी के विषय में अलग अलग विचार हैं। कुछ सहायकी का पक्ष लेते हैं तो कुछ इसके उन्मूलन पक्षधर हैं। अपने पक्ष के लिए वह जो तर्क देते हैं वह नीचे दिए गए हैं। सहायकी के पक्ष में तर्क। क, नई तकनीक अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए सहायकी आवश्यक है। ख, अधिकांश किसान गरीब हैं, अतः वे सरकारी मदद के बिना नई तकनीक को वहन करने में सक्षम नहीं होंगे। ग, कृषि जोखिम भरा व्यवसाय है, अतः जो गरीब किसान इसका जोखिम उठाने में सक्षम नहीं है उसे सरकारी सहायता की आवश्यकता है। घ, यह सहायकी न दी जाए तो नई तकनीक का लाभ केवल अमीर किसानों को होगा और इससे आय की असमानता बढ़ेगी। अंग,
सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सहायकी का लाभ केवल गरीब किसानों को मिले। सहायकी के विपक्ष तर्क। नंबर 1, सहायकी का उद्देश्य पूरा हो चुका है, अतः इस चरणबद्ध रीति से हटा दिया जाना चाहिए। ख, सहायकी का लाभ अमीर किसानों तक तथा उर्वरक कंपनियों को भी मिल रहा है, जिसकी आवश्यकता नहीं है। ग, सहायकी सरकारी वित्त पर भारी बोझ है, जो अनंत आम आदमी को ही उठाना पड़ता है। प्रश्न नंबर 15, हरित क्रांति के बाद भी 1990 तक हमारी 65% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में ही क्यों लगी रही? उत्तर, हरित क्रांति के बाद भी 1990 तक हमारी 65% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में ही लगी रही। इसके कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, क, हरित क्रांति पूरे देश में नहीं हुई। यह मुख्यतः पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में सफल रही। अन्य राज्यों में कृषि पर निर्भर आबादी में गिरावट नहीं थी। ख, हरित क्रांति केवल कुछ फसलों तक ही सीमित थी, जिनमें मुख्य गेहूं और चावल है। कुछ अर्थशास्त्री इसे गेहूं क्रांति भी कहते हैं। ग, अन्य क्षेत्रों में वैकल्पिक नौकरियों का सृजन नहीं हुआ। इसने कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी को जन्म दिया। प्रश्न नंबर 16, यद्यपि उद्योगों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र बहुत आवश्यक रहा है, यह सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक उपक्रम ऐसे हैं जो भारी हानि उठा रहे हैं और इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के संसाधनों की बर्बादी के साधन बने हुए हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की उपयोगिता पर चर्चा करें। उत्तर, यह भलीभांति ज्ञात है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम लाभार्जन नहीं बल्कि समाज कल्याण के उद्देश्य से संचालित किए जाते हैं। यह संस्था जो लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज कल्याण के लिए कार्यरत है, उस उपयोगिता को लाभ के आधार पर आंकना गलत है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम लाभार्जन न कर रहे हो परंतु यह उपयोगी है क्योंकि क, यह एक मजबूत औद्योगिक आधार का निर्माण करते हैं। ख, यह सामाजिक और आर्थिक ढांचे के विकास में मदद करते हैं। ग, यह पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर केंद्रित है तथा क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देते हैं। घ, यह सत्ता को कुछ हाथों में एकाग्र होने से रोकता है। अंग, यह आय की असमानताओं को कम करता है। च, यह औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन करता है। प्रश्न नंबर 17, आयात प्रतिस्थापन किस प्रकार घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करता है? उत्तर, आयात प्रतिस्थापन घरेलू उद्योग की रक्षा कर सकता है। यह विदेशी उत्पादकों को घरेलू बाजार में प्रवेश नहीं करने देते, इसलिए भारतीय उत्पादों को इस उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ती और वे उतने कुशल न होते हुए भी बाजार में जीवित रह सकते हैं। यह शैशव अवस्था तर्क पर आधारित थी कि भारतीय उद्योग तभी शैशव अवस्था में है, इसलिए इन्हें विदेशी प्रतिस्पर्धा से सुरक्षित प्रदान की जानी चाहिए। इसने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए भी मदद की, जो विकास के लिए आवश्यक निर्यात के लिए उपयोगी की जा सकती थी। इसने घरेलू स्तर पर उत्पादित वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि की। प्रश्न नंबर 18, औद्योगिक रीति प्रस्ताव 1956 में निजी क्षेत्र का नियमन क्यों और कैसे किया गया था? उत्तर, औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने उद्योग के 3 वर्गों में बांटा। क, प्रथम श्रेणी में उन उद्योग को शामिल किया गया जो पूर्णतः सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे तथा जिनमें निजी क्षेत्र को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। इनमें 17 उद्योग शामिल थे। ख, दूसरी श्रेणी में वह उद्योग शामिल किए गए जिनमें निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में पूरक की भूमिका निभा सकते थे। ग, तीसरी श्रेणी में शेष सभी उद्योग शामिल थे जिनमें निजी क्षेत्र सहज प्रवेश कर सकता था। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। नंबर 1, प्रधानमंत्री। नंबर 2, सकल घरेलू उत्पाद। नंबर 3, कोटा। नंबर 4, भूमि सुधार। नंबर 5, उच्च उत्पादकता वाले बीज। नंबर 6, सहायकी। क, अधिक अनुपात में
उत्पादन देने वाले बीज। ख आयात की जा सकने वाली मात्रा। ग योजना आयोग के अध्यक्ष। घ किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित की गई सभी अंतिम वस्तुओं को सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। अंगो कृषि क्षेत्र की उत्पादकता वृद्धि के लिए किए गए सुधार। च उत्पादक कार्यों के लिए सरकार द्वारा की गई मौद्रिक सहायता। उत्तर नंबर 1 प्रधानमंत्री, नंबर 2 सकल घरेलू उत्पाद, नंबर 3 कोटा, नंबर 4 भूमि सुधार, नंबर 5 उच्च उत्पादकता वाले बीज, नंबर 6 सहायकी। ग योजना आयोग के अध्यक्ष। घ किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित की गई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। ख आयात की जा सकने वाली मात्रा। अंग कृषि क्षेत्र की उत्पादकता वृद्धि के लिए किए गए सुधार। क अधिक अनुपात में उत्पादन देने वाले बीज। च उत्पादक कार्यों के लिए सरकार द्वारा की गई मौद्रिक सहायता। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।